नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अचानक पहुंची लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी को दो टीम बताया, मोदी टीम और योगी टीम। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़। और कासगंज में डेंगू बुखार से मचा कोहराम, 12 ने गंवाई जान। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनाव प्रभारी नियुक्ति पर कसा है तंज। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनाव प्रभारी नियुक्ति पर तंज कसा है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है बीजेपी द्वारा चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यह बयान दिया है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने पर अनुराग भदौरिया ने कहा कि दो हिस्सों में बीजेपी बढ़ चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक बार फिर निशाना बीजेपी बनी है और यह कहा है कि दो पार्टियों में बट गई है, दो हिस्सों में बट गई है बीजेपी। मोदी वर्सेस योगी, ये आरोप लगाए गए हैं। और अभिषेक शर्मा खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने। और अभिषेक, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अब चुनावी माहौल है, इसको देखते हुए अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा है? और जी, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, दो गुट हैं, और वहीं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो केंद्र में काम करने वाले नेता को क्यों लगाया गया उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इशारों इशारों में कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में दो टीम चल रही है। इस समय मोदी टीम अलग है, योगी टीम अलग है। अगर जो मोदी टीम का यहाँ पर प्रभाव न होता तो धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी न बनाया जाता, बीजेपी की योगी टीम से ही किसी न किसी को प्रभारी बनाया जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो प्रभारी प्रदेश के ही व्यक्ति को होना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बटी हुई है। बिल्कुल अभिषेक, साफ तौर पर ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव को महज 8 से 9 महीने बाकी है और जब धर्मेंद्र यादव को ये प्रभार दिया गया है, नियुक्ति सौंपी गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि बीजेपी दो हिस्सों में बट गई है, योगी वर्सेस मोदी। और भदौरिया ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। कमाल है भाई, अब दो भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ती है, एक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, एक केंद्र की भारतीय जनता पार्टी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिनिधि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर भेजे हैं चुनाव लड़ाने के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगी टीम का एक भी व्यक्ति नहीं है। इसके मतलब ये साफ है कि दोनों टीमों में खींचातानी चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। सूरजमुखी में 114 रुपए करी गई है। हाँ, गेहूं में 40 रुपए करी गई है, ये बात सच्चाई है। तो मेरा ये कहना है
और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अचानक लखनऊ पहुंच गई। तय कार्यक्रम से पहले ही यूपी 10 सितंबर को तय था ये कार्यक्रम, लेकिन इससे पहले ही आज प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पहुंचकर राजनीतिक खेमे में हलचल पैदा कर दी है। अब से पहले 2 दिवसीय ये कार्यक्रम था और कल 10 सितंबर से इसको लेकर तैयारी कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अचानक से वहां प्रियंका गांधी पहुंची है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ पहुंची। तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 सितंबर को उन्हें 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आना था, लेकिन वो आज अचानक लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर पर पहुंची है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हम हमारे संवाददाता के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको खबर बता दें कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा अचानक से लखनऊ पहुंच गई है और इससे पहले उनका कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम तय था, लेकिन 10 सितंबर से यह कार्यक्रम था। लेकिन आज जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसको लेकर राजनीतिक खेमे में भी हलचल मच गई है। और बातचीत करने के लिए अभिषेक फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, आज जो प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि अचानक ये कार्यक्रम उनका बना है? जी, लगातार जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को उत्तर प्रदेश में आने से रोका जाता है, तो प्रियंका गांधी के मन में भी आया होगा कि 2 दिनों का कार्यक्रम है, कहीं सरकार यूपी में एंट्री पे बैन न लगा दे। इसी वजह से गुपचुप तरीके से प्रियंका गांधी आज अचानक से लखनऊ पहुंच गई। ना मीडिया को खबर थी, ना प्रशासनिक अधिकारियों को खबर थी, क्योंकि सबने यह मान के रखा था कि कल ही प्रियंका का आगमन होगा। हमने खुद बताया था आपको कि प्रियंका गांधी 10 और 11 को लखनऊ रहेंगी, लेकिन अचानक से दोपहर में खबर आई कि प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये प्रियंका गांधी की एक रणनीति का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाहती है। यही चुनाव कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि 28 सीटों से 7 सीटें, और अगर 7 सीटों से कम 30 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलती हैं तो कांग्रेस का राजनीतिक सूर्य इस बार उत्तर प्रदेश में अस्त हो जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, क्या ये जानकारी मिल रही है कि क्या इसको लेकर योगी सरकार ने कोई प्रतिबंध लगाया था? क्योंकि 2 दिवसीय जो दौरा था, इसको लेकर प्रशासन से उनके कार्यक्रम को लेकर परमिशन भी ली गई थी। क्या वो परमिशन मंजूरी दे दी गई थी, या आशंकाएं है सिर्फ ये कि उनके कार्यक्रम पर कोई रोक ना लगाए, इससे पहले प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई? जी देखिए, जो प्रेस नोट आई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से और उत्तर प्रदेश कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की तरफ से, तो उसमें साफ साफ यह बताया गया था कि 10 और 11 को प्रस्तावित कार्यक्रम है। यहाँ पर यह है, लेकिन क्यों प्रियंका गांधी पहले आई, या तो केवल प्रियंका गांधी ही जान सकती हैं। अगर सूत्रों की माने तो कार्यक्रम को लेकर बाकायदा परमिशन भी थी, लेकिन उसके बावजूद प्रियंका गांधी का यूं पहले आना कहीं ना कहीं किसी बात की ओर इशारा करता है, क्योंकि ना तो मीडिया को खबर हुई, ना प्रशासनिक अमला जान पाया, और प्रियंका गांधी अचानक से लखनऊ आ पहुंची। क्या कुछ आज कार्यक्रम थे उनके, कोई कार्यक्रम में हिस्सा लिया है प्रियंका गांधी ने? अभिषेक जी, अभी आपको बताएं कि आज वो किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ली है, लेकिन वो पार्टी कार्यालय जरूर गई थी, जहां पर उनकी मुलाकात अजय राय लल्लू और तमाम बड़े नेताओं के साथ हुई थी। विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना से भी उन्होंने मुलाकात की थी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई गई। अब लेकिन कल कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि प्रियंका का एक दिन पहले आना कहीं ना कहीं तैयारियों के लिहाज से काफी अहम है। और सूत्रों की माने तो कल कांग्रेसी प्रियंका की अगुवाई में सड़क पर भी उतर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कल क्या होता है, लेकिन अभी हम नजर बनाए हुए हैं और पूरी इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, क्या कुछ बड़ा करने वाली है कांग्रेस। चलिए अभिषेक, खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। और लगातार आज जिस तरह से प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची है, उससे पहले हलचल हो गई है और प्रेस नोट जो रिलीज किया गया था उसमें 10 और 11 तारीख का ये दौरा रखा गया था। और उससे पहले अब तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं एक दिन पहले ही लखनऊ में पहुंच गई है और अब आज वो पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही है, बैठक कर रही है। और जो कल परसों के जो उनके कार्यक्रम है उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक बातचीत करने के लिए। और लगातार आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा अचानक से लखनऊ में पहुंची है।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संभल से है, जहां संभल जनपद के राजपुरा थाना इलाके में पुलिस और एसओजी टीम की मुरादाबाद रेंज के सबसे बड़े अपराधी और जिले की टॉप 10 सूची में शामिल 50,000 के इनामी बदमाश के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी और सीओ कई थानों की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाश पर बुलंदशहर और संभल समेत 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। साथ ही बदमाश 2 साल से लूट के मुकदमे में फरार चल रहा था। थाना रजपुरा के अंतर्गत ये हरिबाबा बांध के पास में आज ये एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें दिनेश कुमार जो 50,000 रुपये का इनामी था, इसके ऊपर डीआईजी साहब द्वारा इनाम घोषित किया गया था। हमारे जनपद का टॉप 10 में नंबर 1 का अपराधी था। इसको आज एसओजी की टीम और थाना रजपुरा की टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी। ये सूचना मिली थी इधर से आ रहा है, इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग करके भागा। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, ये घायल है। हमारा एक सिपाही भी घायल है। इन दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस अपराधी के विरुद्ध बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल व अन्य कई जिलों में करीब 25 पुराने आपराधिक मामले हैं। ये लूट के मामले में वांछित पिछले लगभग 2 साल से चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। 1 महीने से टीम इसको खोज रही थी और आज ये इस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक अवैध शस्त्र व 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। और संभल से मुजम्मिल दानिश सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। संभल, क्या आप मुजम्मिल दानिश साहब से यही जानना चाहेंगे कि वहां जो 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी है और किस तरह के अपराधों में लिप्त बताया गया? मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सक्रिय टॉप 10 के जो शादी बदमाश लिस्ट में थे उसमें सबसे पहला नंबर इसी का था। दिनेश नाम इसका बताया जा रहा था। काफी समय का सक्रिय था और इस पे काफी करीब 25 से ज्यादा केस इस पे थे। लगातार पुलिस 1 साल से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से मुखबिर सूचना पर पता चली तो इसको यहाँ पर इनकाउंटर किया गया। पुलिस में मुठभेड़, आपस में गोली चली। फायरिंग के बाद इसके गोली लगी है, जबकि एक कांस्टेबल की गोली लगी है। फिलहाल ये 50,000 का इनामी बदमाश था। पुलिस को बहुत ही राहत मिली है और पब्लिक को कहने की जहाँ इस इलाके में रहता था वहाँ पर अब राहत की सांस लेगी। दरअसल योगी सरकार की मंशा के तहत लगातार इनकाउंटर चल रहा है और प्रशासन व्यवस्था को बनाने के लिए पूरी तरह से किया जा रहा है। पब्लिक को शांति व्यवस्था मिले, इसी वजह से कानून को किया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे हम संभल से, जहां पर 50,000 रुपए का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टॉप 10 लिस्ट में ये शामिल था और इसकी तलाश पुलिस को काफी समय थी। संभल से बता रहे थे खबर आपको, जहां पर 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां पटाखे के गोदाम में विस्फोट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से, पटाखे के गोदाम में विस्फोट हुआ है और विस्फोट से पटाखे का गोदाम राख हो गया है। 2 मजदूर गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायल मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं और यह विस्फोट हुआ है पटाखे के गोदाम में। हमीरपुर से बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, तस्वीरें देखिए किस तरह से यह विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में यहां 2 मजदूर भी घायल हो गए हैं। सभी को भेजा गया है अस्पताल के लिए। यूपी के हमीरपुर जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर पटाखे के गोदाम में भयंकर विस्फोट हो गया है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां युवक घायल है। और बातचीत करने के लिए इसी खबर पर हमारे साथ संदीप कुमार जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। संदीप, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, ये पटाखे के गोदाम में आग लगी है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर मोहल्ले का है, जहां पर संचालित एक पटाखे के गोदाम में आग लग गई है, जो कि विगत दिनों हमीरपुर में बाढ़ आई हुई थी, जहां पर उस मकान को भी बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया था, जहां पटाखा फैक्ट्री संचालित थी। तो उसके बाद से आज सुबह जो वर्कर पहुंचे वहां पर साफ सफाई के लिए, तो जैसे ही उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोला, जैसे ही विस्फोट हो गया और पूरा घर धराशायी हो गया और इसमें 2 युवक जो लेबर थे वो घायल हो गए। तो जहां पर घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और हमीरपुर में पटाखों के गोदाम में
ये विस्फोट हुआ है और जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और 2 इसमें जो मजदूर थे वो भी घायल बताए गए हैं और उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 सितंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। यूपी के सीएम भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 सितंबर को प्रयागराज जाएंगे। इस दौरान वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेगी। ये जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और वहां जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल रहेगी। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यूपी में दौरा एक बार फिर हो रहा है, क्योंकि लगातार ये तीसरी बार देखा जा रहा है कि रामनाथ कोविंद यूपी पहुंच रहे हैं। और खबर आपको बता दें, अगली खबर शाहजहांपुर से मिल रही है, जहां जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के कमला नर्सिंग होम के पास शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब सरेराह शाम को बाइक सवार हत्यारों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर नारायण कश्यप नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस व आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई। कहाँ मिली आप? कमला हॉस्पिटल के सामने गली के पास पड़ी हुई थी ऐसी? जी। अच्छा, भीड़ भाड़ लगी? हाँ, भीड़ थी। 7 बजे 8:30 बजे के आसपास की घटना बताई गई। यहाँ पे एक नारायण कश्यप नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई अस्पताल जाते वक्त। गोलियाँ इस तरह से मारी गई कि जो मोटिव है वो मर्डर का ही प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया, और कुछ उसके पुराने रंजिश भी बताई जा रही है। तो उसी आधार पे पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण लीड्स इसमें मिले हैं, जिसके आधार पे हमारी आगे की कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्दी इस घटना का हम खुलासा कर रहे हैं। और वहीं कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा कस्बे की रहने वाली शिक्षिका की डेंगू बुखार के इलाज के दौरान आगरा के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। कासगंज जनपद में दिन प्रतिदिन बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जनपद में आए दिन बुखार से लोगों की होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कासगंज जनपद के तहसील पटियाली क्षेत्र में बुखार से मरने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा अब 11 से बढ़कर 12 हो गया है। उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर उसके बाद बुधवार को मैंने डेंगू का टेस्ट कराया था। उसमें डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो टेस्ट मैंने यहाँ एमडी पैथोलॉजी लैब गंजुनवारा में ही कराया था। फिर उसके बाद मैं स्थिति को देखते हुए सीधे उन्हें जय हॉस्पिटल आगरा ले गया। 2 दिन का इलाज चलने के बाद सुबह 7-8 बजे लगभग वहाँ मना कर दिया गया कि इनको बाहर ले जाइएगा। फिर बाहर ले जाते इस समय जब एम्बुलेंस में शिफ्टिंग हो रही थी, उसी दरमियान की इंतकाल हो गया। और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां लखनऊ के पास पत्रकारपुरम स्थित आम पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए हरिशंकर पांडे को आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रबुद्ध वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और फिर जमकर ब्राह्मणों पर वो बोले हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। खुशी दुबे से लेकर अमर दुबे की मां तक के प्रकरण को उठाते हुए उन्होंने कहा कि लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। कम से कम ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का या उसके लिए सम्मेलन करने का अधिकार भाजपा को तो नहीं है। जिसके राज में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ, इनकाउंटर हुआ, हत्याएं हुई,
वो लोग अगर ये ड्रामा कर रहे हैं, मैं तो अभी तक चुप था, बसपा ने किया सम्मेलन, समाजवादी पार्टी कर रही है, हम लोग तो ठीक है मुद्दे हमने समय समय पर उठाए, लेकिन हमने कोई पहल इस दिशा में नहीं की। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि बीजेपी भी भ्रमित करने के लिए निकल रही है, तो बीजेपी को क्या अधिकार है? तो इसलिए हम जाएंगे लोगों के बीच में और हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नकली बातें आपसे कर रही है, उन्होंने 4.5 साल में क्या किया। एक नहीं अनेक मामले आम आदमी पार्टी ने समय समय पर उठाए और ये बताने का काम किया कि कैसे ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, अत्याचार की कार्रवाई हो रही है, अन्याय की कार्रवाई हो रही है, फर्जी इनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, उनका दमन और शोषण किया जा रहा है। और सीधे चलते हैं लखनऊ। अभिषेक शर्मा जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज संजय सिंह ने एक बार फिर जो है वो मौजूदा सरकार पर हमला किया है और ब्राह्मणों को लेकर लगातार जो सियासत है वो फिर दिखी है। जी राहुल जी, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको अभिषेक, जिस तरह से संजय सिंह ने एक बार फिर से हमला किया है और इसको लेकर क्या जानकारी है, एक बार फिर ब्राह्मणों को लेकर सियासत लखनऊ में तेज होती दिख रही है। जी, आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय जो है वो राजनीति में रसगुल्ला हो गया है। हर कोई ब्राह्मण समाज के आशीर्वाद रूपी चाटनी और मावे को खाना चाहता है। सभी पार्टियां इस रसगुल्ले को खाने में जुटी हुई हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी करने वाली है। बड़ा सवाल यह उठता है कि 30 वर्ष पहले जिस ब्राह्मण को शोषण करने वाला कहा जाता था, आज वही ब्राह्मण 30 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोषित बन गया है। मतलब जो एक समय शोषण करता था, आज उसका खुद शोषण होने लगा है राजनेताओं की भावना में। अब समझ में नहीं आता कि पंडित जी किसको किसको आशीर्वाद देंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अखिलेश यादव को देंगे या संजय सिंह को देंगे या मायावती को देंगे। इस समय पंडित जी का आशीर्वाद काफी अहम हो गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक बातचीत करने के लिए। और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को लेकर अब सभी सियासी पार्टियां साधने में लगी हुई है। बसपा की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या आम आदमी पार्टी की बात करें। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर शामली से है, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है और भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग उठाई गई है। शामली के थाना भवन दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित श्रम शोधन खादी ग्रामोद्योग की लगभग 2 बीघा जमीन चमड़ा रंगाई केंद्र के नाम पर 1956 के रजिस्टर्ड हुई थी। इस जमीन पर अनुसूचित जाति के लोग चमड़ा रंगाई का कार्य करते थे, लेकिन काफी वर्षों से काम बंद होने के कारण चमड़ा रंगाई केंद्र अस्तित्व में नहीं था और इसी का फायदा उठाकर कुछ भूमाफियाओं ने समिति के सदस्यों से साठगांठ कर चमड़ा रंगाई केंद्र की सरकारी जमीन के कुछ हिस्से को लाखों रुपए लेकर बेच दिया। इस बात की खबर लगने पर समिति के अन्य सदस्यों ने विरोध किया। आज समिति के दर्जनों सदस्यों ने चमड़ा रंगाई केंद्र की भूमि पर पहुंचकर भूमाफियाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज करने व भूमि को कब्जा मुक्त और बैनामा नियस्त करने की मांग की है। दिल्ली सहारनपुर रोड पे हमारी चमड़ा उद्योग एक जगह थी जो हमारे बुजुर्ग पहले इस पे कार्य करते थे। कुछ दिन से ये बंद पड़ी हुई थी। 1956 से रजिस्टर हुई, 1956 में रजिस्टर हुई। अब इन भूमाफियों ने इस जगह को हमारी बेच दिया 500 गज जगह जी, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं, हम इस अपनी जगह को बचाना चाहते हैं और हम इस पे कार्य करना चाहते हैं। मगर जी जो लोग हैं, हम इस पे जब भी हम कार्य करना चाहते हैं तभी ये लोग हमें मतलब डराते हैं, धमकाते हैं और अधिकारियों की या किसी की भी धमकियां देते हैं कि तुम अगर कुछ करोगे तो उस जगह को बेच के हम तुम लोगों पे ही लगा देंगे। जी हमारी बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी इस जगह को हम बचाना चाहते हैं, हम इस पे काम कार्य करना चाहते हैं। और जी जो बैनामा है वो रद्द किया जाए और जी जो भूमा किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और जी उनके प्रति मुकदमा दर्ज हो। ये सरकारी जमीन थी और हमें काम करने का ही राइट है, हमें बेचने का अधिकार नहीं। कुछ तत्वों ने, हमारी समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ने इसे सदस्यों को गुमराह करके और इसे बेच डाली। 2050 गज जमीन थी, इसमें से 520 गज जमीन 80 लाख रुपए में बेच दी।
जब हमें पता चला तो हम अधिकारियों के पास घूमे फिरे, नेताओं के पास घूमे फिरे, सबने आश्वासन दिया, लेकिन हमारी बात पर किसी ने गौर नहीं की। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इसे बेनामों को रद्द किया जाए और हमें काम करने का अधिकार दिया जाए, और जो इसमें भूमाफिया ने जगह बेच दी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। विरमदास, संतराम, सोमपाल, स्वराज, राजकुमार, हरबीरा, ये मुख्य आदमी है। ये हमारे पदाधिकारी हैं समिति के, और उन्होंने ऐसे कर लिया। और खबर अब बागपत से आपको बता दें, जहां सिपाही को गोली मारने के मामले में पुलिस टीम की ड्रोन कैमरे से कॉम्बिंग जारी है। बदमाशों की जंगल में कर रही है पुलिस तलाश। सिपाही की गोली मारने का मामला, पुलिस टीम ने ड्रोन कैमरे से कॉम्बिंग की शुरू। एसपी बागपत कॉम्बिंग में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर बागपत से, जहां बीती रात सिपाही को गोली मारने के मामले में घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर चल रही है और बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम एसपी बागपत के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे से कॉम्बिंग कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर बागपत से बता रहे हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।